तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 18 थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। किसी की पेंडिंग बची हुई है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि भाई टू चार्जेस -3q एंड +2q आर लोकेटेड। दो चार्ज है बेटा, पहला चार्ज है -3q और दूसरा चार्ज है +2q। दीज आर लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट a0 एंड 4a0 रेस्पेक्टिवली। एक तो कोऑर्डिनेट है a0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4a0 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब इज्जत के साथ रखे गए। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 5a from the origin? यदि मैं origin पर सेंटर लूं और 5a रेडियस का सर्किल बना लूं तो बेटा ये तो मैं समझ गया कि उस सर्किल में दोनों चार्ज इंक्लूड हो जाएंगे। एक बात बताओ, ओरिजिन को सेंटर कहां लिया? ओरिजिन पर। और रेडियस क्या ली बेटा? 5a। यदि आपने रेडियस 5a ले ली तो वो तो इसमें कवर हो गए। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस। तो मेरे बेटा टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q लेते हैं चार्ज एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज्ड दोनों ही है। कौन सा है एनक्लोज्ड? दोनों। तो क्या लोगे चार्ज? -3q या +2q या दोनों का रिजल्टेंट? क्या आएगा? -q। तो बस -q लिख देना, यही आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में a 500 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये मेरे पास बेटा स्क्वायर है, इसके सेंटर पर 500 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम बिटवीन डायगोनली अपोजिट साइड। मैं 10 माइक्रोकूलम को यहां से लेके और किसी भी रास्ते से यहां से लेकर के यहां पहुंच गया। रास्ता चाहे ये हो, चाहे रास्ता ये हो, और चाहे रास्ता ये हो, आंसर एक ही आता है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। मैं बिना कैलकुलेशन के बताऊं, जीरो। कैसे जीरो? वर्क का फॉर्मूला होता है QV, जहां V है पोटेंशियल डिफरेंस, Q है जो चार्ज मूव करेगा। थोड़ी देर के लिए जो चार्ज मूव करेगा उसे भूल जाओ। आप ये सोचो कि यदि 500 कूलम सेंटर पे है तो वो यहां कितना पोटेंशियल बनाएगा और वो यहां कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो एक बात बता बेटा, 500 कूलम से जो डिस्टेंस इधर वही डिस्टेंस इधर, जो पोटेंशियल यहां बनाएगा वही पोटेंशियल वहां बनाएगा। तो हम लैंग्वेज में लिख देंगे कि चार्ज 500 माइक्रोकूलम विल प्रोड्यूस सेम पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड C। कुछ भी नाम रख दो, it will create same potential at points A and C. Therefore potential difference between A and C is 0। जब वो ये लैंग्वेज चल रही है लिख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। और यदि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो किसी भी चार्ज को आप मूव करा दो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है QV, जिसमें V 0 है, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वर्क डन 0 ही आएगा। दो बातें ध्यान देने की है। W इक्वल टू QV में मैंने 500 माइक्रोकूलम क्यों नहीं रखा? तो जवाब है W इक्वल टू QV में वो चार्ज रखना है जो मूव करता है, और V उस चार्ज का निकालना है जो रेस्ट पर है। 500 माइक्रोकूलम रेस्ट पर है, इस पर बेस्ड एक आध और करा रहा हूं एक्स्ट्रा। ये वाला तो आसान ज्यादा हो गया, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो बेटा इसकी बजाय एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ये होता कि ये मेरे पास स्क्वायर है, साइड इसकी 2 मीटर 2 मीटर, सेंटर पे है 10 कूलम, और मैं कहता हूं 1 कूलम को यहां से यहां तक ले जाने का वर्क बताओ, A से B तक ले जाने का वर्क बताओ। यहां पे दो चार्ज हैं, एक जो मूव कर रहा है और दूसरा जो रुका हुआ है। पोटेंशियल उसका निकालेंगे जो रुका हुआ है। दो तरीके बता रहा हूं। पहले मेथड 1, कौन सा रुका हुआ है? 10 कूलम। कौन मूव कर रहा है? 1 कूलम। 1 कूलम को भूल जाओ, जो रुका हुआ है उसका पोटेंशियल निकालो। ये चार्ज यहां कितना पोटेंशियल बनाएगा? तो पोटेंशियल एट A विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
1/4πε0 को K लिख दिया, Q जो चार्ज स्टेशनरी है, R जो उसके पॉइंट की डिस्टेंस है। ओरल कैलकुलेशन, यदि ये साइड यहां तक है 2 मीटर तो आधी होगी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर तो ये आ जाएगा √2। K की वैल्यू मैंने रखी नहीं, 9 × 10⁹ सबको मालूम है। फिर निकालूंगा पोटेंशियल एट B यानी जहां पर ये पहुंचा, तो 1/4πε0 Q/R, Q जो चार्ज रेस्ट पर है, R जो यहां से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिना कैलकुलेशन के 1 मीटर है। W का फॉर्मूला लगाऊंगा QV, जहां V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल ही होगा। इनिशियली A पर था, फाइनली B पर है, तो VB माइनस VA लिखेंगे। अच्छा, अब यहां Q कौन सा रखेंगे, तो जवाब है जो चार्ज मूव कर रहा है। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। जो चार्ज मूव कर रहा है वो 10 नहीं है, 1 है, तो 1 यहां रखेंगे, VB VA यहां से रख देना, आंसर आ जाएगा K को 9 × 10⁹। क्या इसका दूसरा कोई इजी मेथड है? हाँ है, वो भी है हमारे पास। मेथड 2, उसमें हम पोटेंशियल निकालते हैं नहीं, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इनिशियली और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं फाइनली। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखो बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1Q2/R। इनिशियली 10 यहां था, 1 यहां था, इन दोनों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता दो। 1/4πε0 Q1 10 Q2 1 R √2। अब बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये यहां पहुंच गया, अब यहां तो रहा ही नहीं, अब यहां आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 है 10 Q2 है 1, R की वैल्यू हो गई 1। ये डिस्टेंस। अब तुम्हारे पास क्या क्या मौजूद है बेटा? मेरे बेटा हमारे पास मौजूद है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हम पे मौजूद है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हमें निकालना है वर्क। वर्क होता है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब मैं लिख ज्यादा नहीं रहा, जगह कम मैं बचा रहा हूं। तुमने देखा भाई एक कंसेप्ट पूरा करना है, चाहे मुझे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराने पड़े। अब एक और बता रहा हूं, यहां तो एक मूव कर रहा था, यदि दोनों मूव करने लगे, तीनों मूव चार्ज हो, तो कैसे निकाले? एक बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय का पहला प्रिंसिपल, यदि 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, डिस्टेंस है R, ये एक्स्ट्रा है ये भी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R। लेकिन यदि 3 चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 और डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें 3 जोड़नी पड़ेंगी, यानी K Q1 Q2/R प्लस K Q2 Q3/R प्लस K Q1 Q3/R। यानी आपको ऑल पॉसिबल पेयर कंसीडर करने हैं। जरा बताओगे बेटा, यदि ये 4 चार्ज होते Q1 Q2 Q3 Q4 और डिस्टेंस होती R, हाइटनेस होता R √2, जरा मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, आप कमी बताना। हमें सारे पेयर लेने हैं, K Q3 Q4/R प्लस K Q2 Q3/R प्लस K Q1 Q2/R प्लस K Q1 Q4/R प्लस K Q2 Q4/R प्लस K Q1 Q3/R। इस मेथड का यूज कब होता है? जब मल्टीपल चार्जेस के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे से कोई कहे फिर एक्स्ट्रा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड ज्यादा रिलायबल है वर्क डन निकालने के लिए इन स्पाइट ऑफ पोटेंशियल। मेरे से कहा गया भाई एक स्क्वायर है, यहां चार्ज है 1 कूलम, यहां है 2 कूलम, यहां है 3 कूलम, ठीक है बेटा। अब ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये है बेटा 1 मीटर और ये है √2 मीटर। मेरे से कहा, ध्यान से सुनना, यहां 2 चार्ज हैं, 2 कूलम नहीं, 1 कूलम और 1 कूलम। अब हुआ ये कि इसमें से 1 कूलम तो हिला नहीं, 1 कूलम हिला नहीं, 1 कूलम ऊपर से नीचे चला गया, 3 कूलम के साथ 1 कूलम आ गया, यानी 1 कूलम यहां से यहां चला गया, ओनली 1 कूलम इज शिफ्टेड। और मेरे से कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन। तो जो लोग पोटेंशियल के चक्कर में पड़े रहेंगे उनका क्वेश्चन उड़ जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीपल चार्जेस है और पार्शियल मूवमेंट हुआ है, पूरा चार्ज तो चला ही नहीं। ये 2 कूलम था, 2 का आधा यानी 1 कूलम चला है,
लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जानता है उसका कभी गलत नहीं होने का। वो निकालेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, के 1 × 2/1, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, के 1 × 2/1 प्लस आप बोलते रहिए 3 × ये 2 है 1 और 1, 3 × 2/1 प्लस के 3 × 1/√2 आ गई इनिशियल। अब फाइनल निकालो, डिस्टेंसेस तो वही है 1 1 और √2। अब बोलो बेटा के 1 × 1/1 प्लस के 1 × 4, 3 और 1 4 हो गए, अपॉन 1 प्लस के 4 × 1/√2। अब इनिशियल और फाइनल दोनों आ चुकी हैं, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। अब देखो बेटा, वर्क डन की पूरी कैटेगरी खत्म हो गई। अब कोई भी चार्ज मूव करे, पोटेंशियल भी सिखा दिया, पोटेंशियल एनर्जी से भी सिखा दिया, लेकिन आप लोग कौन सा अप्लाई करोगे हमेशा? पोटेंशियल एनर्जी। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहे हैं बेटा, यहां पर दो चार्ज हैं Q2 Q1 और ये इलेक्ट्रिक लाइन दिखाई गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं बेटा इनके चार्जेस के साइन बताओ। देख Q2 से लाइन बाहर निकल रही है तो ये पॉजिटिव है, और Q1 के टुवर्ड आ रही है तो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा ये बताइए, मैं एक चीज लिखूंगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, या E does not depend upon R होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड doesn't depend upon R। क्या सही है इनमें से? 4 लिखे मैंने। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², R³ और डज नॉट डिपेंड अपॉन R। सेकंड थर्ड दोनों है। आप बोलो बेटा थ्योरी हो चुकी है, गॉस थ्योरम है, हिंट दे दिया मैंने, गॉस थ्योरम के डेरिवेशंस हैं, हिंट इससे तगड़ा नहीं मिल सकता। ये सोचो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, सामने वाले ने बता दिया इतना। चलो एक एक करके फॉर्मूले बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का फॉर्मूला सुना दो मुझे, गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। लैम्डा अपॉन 2πr, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ही तो हुआ। यानी लाइन चार्ज के केस में लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। स्फीयर या पॉइंट चार्ज 1/4πr²। तो यदि पॉइंट चार्ज है या स्फीयर है, दोनों ही में ही 1/4πr² है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। अच्छा एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के फील्ड का फॉर्मूला सुना दो। K2p/r³ या Kp/r³, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है। तो यानी बेटा ये या तो एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला है, डज नॉट डिपेंड अपॉन R। प्लेन शीट का फॉर्मूला सुनाओ। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन, सिग्मा अपॉन 2ε0। उसमें R है ही नहीं। जब मैंने कहा था पास निकालो तो भी वही फील्ड, दूर निकालो तो भी वही फील्ड, कैपेसिटर पढ़ाते समय पास में भी वही फील्ड, दूर में भी वही फील्ड, का मतलब R पे डिपेंड ही नहीं करता। और यदि R पे डिपेंड नहीं करता तो बेटा ये प्लेन शीट का केस हो गया। चारों सही है। ये कब काम आएंगे हमारे अगले क्वेश्चन में है 2 नंबर का। नेम अ सिस्टम फॉर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, नेम अ सिस्टम फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस यानी R 1, 2 और 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रेशियो 1:1/8 1/27। कोई ऐसी जगह बताओ जहां R की वैल्यू 1 से बदल के 2, 2 से बदल के 3 हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से बदल के 1/8 और 1/8 से बदल के 1/27 हो जाए। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ नहीं है? 2³ इज 8। तो कोई चीज बताओ जहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है। एक्सियल एंड, यानी दोनों ही सही हैं। तो
तो तुम लिखोगे इन केस ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन E is inversely proportional to r cube. In case of equatorial line, E is inversely proportional to r cube, so it is either the case of axial line or equatorial line. आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक डाइपोल है जिसकी लेंथ यानी कि 12 8 सेंटीमीटर है। डाइपोल मेक 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पता नहीं कितना, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क 8√8 न्यूटन मीटर। बेटा इन्होंने कहा एक डाइपोल है, उसकी लेंथ इतनी है, इतना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इतना टॉर्क है। तो वो कह रहे हैं पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, कहां गया ये क्वेश्चन? तो टॉर्क कितना है वो दे रखा है, एक चीज और चार्ज दिए हुए हैं, चार्ज दिए हुए हैं बेटा ±4 नैनोकूलम। तो हम प्लस माइनस नहीं लगाते, बस मैग्नीट्यूड लिखते हैं 4 नैनोकूलम। तो P Q × 12 से निकल जाएगा, Q नोन 12 नोन थीटा नोन E आ जाएगा। ठीक बेटा। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, बेटा क्या बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला? -PE cos थीटा। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो मैं थ्योरी भेजी है उससे काफी हद तक एक रिवीजन सा हो गया होगा 4-5 दिन में। आज से करंट की थ्योरी भेजने लगूंगा, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रो के चलते रहेंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि थ्योरी से आगे न्यूमेरिकल चले, यानी थ्योरी जब खत्म हो जाए तब न्यूमेरिकल उसके शुरू हो, तभी फायदा है। पता चला करंट की थ्योरी हुई नहीं, करंट के न्यूमेरिकल आज शुरू कर दिए, तो इस बीच में इतने आपकी इलेक्ट्रो की हो गई, इलेक्ट्रो की न्यूमेरिकल चलेंगे, 2-3 दिन में करंट की हो जाएगी, फिर करंट के चलेंगे। आप लोग अलग से अपने पास से डाउट देना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, मेरे को भेज देना, मैं उनको भी शीट में टाइप करवा करके उसे डिस्कशन में ले आऊंगा। लेकिन हाँ इतना देखो करना पड़ेगा, आलतू फालतू ना आ जाए, टाइम भी बचाना है, वेस्ट करने को नहीं है। जो मुझे लगेगा भाई 12th के लिए सच में इंपॉर्टेंट है उसे जरूर इंक्लूड करूंगा, उसे जरूर करूंगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फिगर शोज फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। ये बंद हो गया कहीं पे, अगला पेज खोल देना। ये इन्होंने एक फिगर दी हुई है, पहले आप वो फिगर देखिए जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन आती हुई दिख रही है। अब गौर से सुनना, यहां लिखा हुआ है A और B, भाई बड़े ध्यान से सुनिए, इससे पिछला पेज करना कैसे होगा बेटा? बस तो अब गौर से सुनो, ये कह रहे हैं फिगर शोज फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस व्हेन अ नेगेटिव चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B। यदि दूसरा नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, A किधर लिखा है एक बार फिर देख लूं मैं, A लिखा हुआ है नीचे। यदि नेगेटिव चार्ज A से B पर चला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा? बड़े ध्यान से देखो, पहले नेगेटिव चार्ज A पर था, यानी पोटेंशियल एनर्जी A पर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो K नेगेटिव Q, ये कौन सा है नेगेटिव Q जो रुका हुआ है, ये नेगेटिव Q जो मूव कर रहा है, अपॉन RA यानी ये छोटी वाली डिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट B, K -Q अपॉन RB। ये तब है फॉर्मूला जब -q यहां की बजाय यहां पहुंच गया। अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बड़ी है, A पर या B पर? K दोनों में सेम, -q का प्रोडक्ट +q दोनों में सेम, बस अंतर यह है कि ये RA है और ये RB। मुझे बता RA कम है या RB कम है? यदि RA कम है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B, लेकिन वो ये तो नहीं पूछ रहे,
वो कह रहे हैं कि साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, जब वो ए से बी पर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ उसका साइन बताओ। तो ए से बी पर जब गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से सुन रहे हो, हमेशा। अब बी की तो कम है, ए की ज्यादा है, तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। समझो तो भाई, बी की पोटेंशियल एनर्जी कम है, सॉरी नेगेटिव, बी की पोटेंशियल एनर्जी कम है, ए की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो जब छोटे में से बड़ा करोगे नेगेटिव साइन आएगा। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से सुनो। एक नेगेटिव चार्ज की लाइन बनी हुई है, दूसरा चार्ज ए से बी तक जा रहा है, वो भी नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताओ। भैया मैं साइन तभी बता सकता हूं जब मेरे को पता हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। मैंने सबसे पहले ए पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, फिर बी पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने पता लगाया कि यार बाकी सारा तो इसमें सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर छोटा होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी एट ए बिगर हो गई। जब ए बिगर हो गई और बी की पोटेंशियल एनर्जी स्मॉलर हो गई, फिर मैं आगे बढ़ा। ए से बी जाते समय जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, बी माइनस ए, और बी वाली पोटेंशियल एनर्जी कम है, ए वाली ज्यादा है। यदि इस क्वेश्चन में माइनस क्यू को चलाने की बजाय यहां प्लस क्यू को चलाया जाता, बाकी सारा क्वेश्चन यही रहता, बस ये कहता प्लस क्यू को ले गए। अब ये बदल गया, अब ये क्वेश्चन नंबर 23 नहीं रहा, अब ये बदल गया, प्लस क्यू को ले जाया जाता तो यहां प्लस क्यू लिखते। अब मुझे जरा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एट ए में अभी भी आर ए कम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन। जब बाहर नेगेटिव साइन होता है तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है वो एक्चुअली बड़ी हो जाती है। भाई मैं कहूं 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा दे तो फिर -3 बड़ा है। तो यदि यहां पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं तो अभी भी एक ही बड़ी है, लेकिन नेगेटिव साइन होने के कारण बी की बड़ी, तो फिर बी की पोटेंशियल एनर्जी ए से ज्यादा हो जाती। और यदि बी की पोटेंशियल एनर्जी ए से ज्यादा हो जाती तो मैं यहां ए नहीं करता, तो फाइनल माइनस इनिशियली, लेकिन ये पॉजिटिव आ जाता। अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट। जब कोई चीज अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में चलती है तो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करती है। पेन है, मैंने यहां से गिरा दिया, कभी देखा है यहां से गिरा छत पे टपक गया? क्योंकि फिर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तुमने हमेशा देखा होगा यहां से गिरा नीचे जाकर के गिरा, पोटेंशियल एनर्जी कम कर ली। जब कोई चार्ज अपने आप चलता है तो अपनी एनर्जी खर्च करके चलता है और पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जब किसी चार्ज को जाना है नीचे, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये पेन कहां जाना चाह रहा है? अपने आप नीचे, पोटेंशियल एनर्जी कम करने, और मैं इसे ले जा रहा हूं ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूं। जो अपने आप चलना चाहता है वो पोटेंशियल एनर्जी कम करके छोड़ता है, और जिसे जबरदस्ती चलाना पड़ता है मर्जी के खिलाफ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हैं। अब सुनो, जिस समय निगेटिव चार्ज था मैं उसे यहां से यहां ले गया, उस समय क्या हुआ था? उस समय ये भी निगेटिव था, ये भी निगेटिव था। यहां से यहां मुझे ले जाना पड़ा होगा या खुद चला गया होगा? मैं तो नहीं ले गया होऊंगा, ए से भी तो खुद चला गया होगा, यानी बी पर पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी कम कर ली होगी, यानी बी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ए से। और यदि बी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ए से तो निगेटिव आना ही था। ये लॉजिकल हो गया। कंपटीशन में हम सारा नहीं इतना हिसाब लगाते, कंपटीशन में यदि ये होता तो फिर हम क्या कहते कि यार खुद चल रहा है, खुद चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है। अब यदि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो प्लस वाला यहां कभी नहीं जानेगा, प्लस वाला तो पास आएगा।
मैं उसे यहां ले जा रहा हूं तो मर्जी के खिलाफ लेके जा रहा हूं, मर्जी के खिलाफ ले जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूं। और यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो बी की पोटेंशियल एनर्जी ए से ज्यादा है, और यदि बी की पोटेंशियल एनर्जी ए से ज्यादा है तो फिर पॉजिटिव आएगा। आ गया सर में? Yes, sir. घर पे भी पढ़ते समय ना क्वेश्चन मत तैयार करो, कंसेप्ट तैयार करो। आज भी देखा जाए ये क्वेश्चन नहीं था, पूरा एक कंसेप्ट था जिसमें माइनस और प्लस का बताया गया। ये पूरा एक कंसेप्ट था कि भाई वर्क डन निकालना हो तो क्या क्या तरीके हैं। तो एज अ कंसेप्ट आपको डील करना है, ना कि एज ए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तुम 4 करोगे लेकिन कंसेप्ट 40 के तैयार हो जाने चाहिए। अब बताओ ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए तो अच्छा, रोज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आज कई बच्चों के मेरे पास आई थी कि कल एग्जाम है मैथ्स का, इसलिए मैंने आज कर लिया है। यदि आप स्पेशल कभी रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन लाइव नहीं करूंगा। तभी मैंने आज फ्रंट कैमरे से ढंग की क्वालिटी में रिकॉर्ड करा है। एक तो जूम, ऊपर से फ्रंट कैमरा, तो रिकॉर्डिंग डाउन हो जाती है। अब मैंने ये बैक कैमरा लिया है और प्रॉपर लिया है, तो भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आज की ग्रुप पे। चलो जी, फोटो वोटो लेना हो ले लो। ग्रुप पे तो भेजोगे आप ये? हाँ, ग्रुप पे भेजूंगा। मतलब एक सेकंड मेहनत ना हो जाए। कल मजाक मजाक में खर्चा करे आया बहुत मोटा हाँ जी सर, देखा मैंने। एक होगा है। 1 1,90 तो देखे एडवांस आया हो। 2 हो के गए। 1,90,000 की तो स्क्रीन है, बाकी फिटिंग विटिंग के सब मिला के 200 का तो बैठेगा, ट्रांसपोर्ट और फिटिंग और सब कुछ। फिटिंग काफी महंगी नहीं दे रहे उसमें भाई ट्रांसपोर्ट और ये सब की गारंटी कौन लेगा? हाँ ये सर। ले तो मैं हूँ अपनी गाड़ी में, नोएडा से। नोएडा से। मैंने रिसर्च कई दिनों से कर रहा था कि सबसे बढ़िया कौन सा है, तो बेंचमार्क ही निकल के आया। बेंचमार्क हमारे स्कूल में तो वो लग रहा है स्मार्टफोन शायद। और उसमें भी मैंने लिया 75 इंचेस क्लासरूम के हिसाब से। बढ़िया। बोर्ड से नहीं, लगभग बोर्ड इतना, छोटा। थोड़ा बहुत छोटा थोड़ा होगा। बहुत छोटा होगा। देख हमेशा डायगोनल नापा जाता है, तो 75 इंचेस का मतलब डायगोनल 6 फुट हो गया, लगभग 6 फुट से थोड़ा ज्यादा। और मुझे जहां तक लगता है यहाँ से यहाँ तक ही 6 ही फुट होगा। आईफोन डिस्प्ले। भाई यदि मैं यहाँ पे लेट जाऊं, थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा बचेगा। अब जो भी होगा, फिलहाल मैंने कर दिया, कल परसों में आ जाएगा। और बावले ऐसे हैं, पहले सारा एडवांस दो, उसके बाद ऑर्डर करेंगे, मंगवाएंगे, तब भेजेंगे। लेकिन हाँ, इस हफ्ते में हो जाएगा। चलो जी, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अगला न्यूमेरिकल बेटा नेक्स्ट है 24। देखो बेटा 24 में क्या कह रहे हैं ये? वर्ड करो, बात नहीं करो। 24 में कहा जा रहा है a spherical conducting shell, inner radius outer one, वो inner radius R1 outer R2। ये एक शेल है, यानी यहां से यहां तक मेटेरियल है और अंदर है होल। रेडियस अंदर की है R1, बाहर की है R2। ठीक है बेटा। हैज चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q एट द सेंटर। ये कह रहे हैं कि बेटा चार्ज Q, शेल पर चार्ज है Q। अब बड़े ध्यान से देखना, नई चीज सीखने को मिलेगी। और सेंटर पे चार्ज है Q। शेल पर क्या चार्ज है? कैपिटल Q, और सेंटर पे है स्मॉल q। भैया देख, दिमाग ना हटाओ जरा भी। अंदर है Q, बाहर है कैपिटल Q शेल पर। तो वो कह रहे चार्ज डेंसिटी बताओ इनर सरफेस की और आउटर सरफेस की। अब जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। ऐसा है, तुम्हें मालूम है किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां जो मैं बताने जा रहा हूं एक नया कंसेप्ट, वो देखिए। यदि आपने यहां सेंटर पे Q रख दिया तो हर हाल में ये चार्ज मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर के सरफेस पे आ जाएंगे, लेकिन होल आने फ्री स्पेस होने के कारण अंदर कूद नहीं पाएंगे। तो यहीं आके रुक जाएंगे। तो यहां आ जाएगा -Q और यहां आ जाएगा +Q। इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो अंदर आ गया -Q और बाहर आ गया +Q।
अब आप कहोगे माइनस क्यू ही क्यों, जितना था उतना ही क्यों आया? प्रूफ है इसका? हाँ है। मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, ये गॉसियन सरफेस एम्प्टी स्पेस में है या मेटल में? मेटल में है। Yes, sir. मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। Yes, sir. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो हो सकता है जब इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो। Yes, sir. टोटल चार्ज जीरो तभी होगा जब स्मॉल क्यू भी हो और माइनस क्यू भी हो। मान लो ये होता 3 कूलम और ये होता -3 कूलम, तो इसके अंदर चार्ज जीरो। सोच के देखो, यदि होता 3 और ये होता -4, तो मुझे बता इसके अंदर जीरो है या नॉन जीरो? फ्लक्स आ जाता। Yes, sir. यदि ये 4 होता और ये -3 होता तो यहां कितना आ जाता? फिर भी जीरो नहीं होता। यानी हमेशा जितना सेंटर पे रखा होगा उतना ही निगेटिव आएगा, Yes, sir. जिससे कि मेटल के अंदर जीरो रहे। अब यहां -q आ गया तो फिर यहां +q होगा, क्योंकि व्हाट वाज द टोटल चार्ज ऑन द शेल? जीरो। अब माइनस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, जितने अंदर चले गए उतना बाहर पॉजिटिव बचा। अंदर -q चला गया तो बाहर +q बचा। समझ में आ गया? अब यदि यहां पर मैं एक और चार्ज दे दूं इस शेल पर +q, तो वो +q इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा। यदि आप देखो, दो बातें हैं, मैं इस चीज को देख इतना कोशिश कर रहा हूं समझाने की। सेंटर पे कोई चार्ज रखते हो तो उसके बराबर निगेटिव चार्ज यहां अपीयर हो जाता है और पॉजिटिव यहां। लेकिन यदि मैं सेंटर पे रखने की बजाय यहां पर चार्ज देता Q, मैं इसे देता Q, यहां नहीं देता, अंदर नहीं रखता, यहां देता, तो वो कहां मिलता? तो जवाब है सारा सरफेस पर। अब आप कहोगे क्यों? क्या पता थोड़ा थोड़ा सारे में फैला हो, क्या पता थोड़ा थोड़ा सारे में फैला हो। फिर बेटा फिजिक्स का एक नियम टूट जाता। क्या टूटता? कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। सोचो मैं यदि यहां गॉसियन सरफेस बनाता, क्या इस गॉसियन के सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है? यदि चार्ज जीरो नहीं है तो फ्लक्स फील्ड जीरो नहीं है। Yes, sir. लेकिन हम तो जानते हैं कि कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है। यानी कि बेटा यहां चार्ज नहीं है। अच्छा, यदि मैं गॉसियन सरफेस बड़ा कर दूं तो भी फील्ड जीरो रहेगा, यानी इसके अंदर भी चार्ज नहीं है। जब यहां भी चार्ज नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर सारा कहां है? सरफेस पर। तो क्या सीखा भाई? मैं तुमसे अब देख लास्ट बार बता रहा हूं, ये रफ चल रहा है, फिर मिटा दूंगा मैं। ये मेटल है, मैंने कहा यार 3 कूलम रखा, तो आप कहोगे यहां -3 है, यहां +3 है। मैंने 2 और रखा तो यहां -2, यहां +2। मैंने 1 और रखा तो यहां -1, यहां +1। अब मैंने यहां पर 5 रखा, सारा 5 भाग के यहां। कैविटी में रखोगे तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे, कैविटी की बजाय मेटल में रखोगे तो वो सारा सरफेस पे भाग जाएगा। आई थिंक इस पॉइंट की थ्योरी समझ में आ गई। अब यदि ये थ्योरी समझ में आ गई तो बेटा न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएगा। अब वो हमारा क्वेश्चन क्या था वो आप देखिए। वो कह रहे थे कि हमने स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर पे रखा, तो मैं समझ गया यार -q यहां आएगा, +q यहां आएगा, Yes, sir. और कैपिटल Q शेल को दिया, जो शेल को दिया वो सरफेस पर आएगा, यानी सरफेस पे तो हो जाएगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा आप बोलो? और इनर पे क्या होगा? अब वो कह रहे हैं दोनों जगह की सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, तो चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस की क्या होगी? चार्ज अपॉन एरिया, एरिया 4πr², क्योंकि बाहर के सरफेस की रेडियस r2 है। और चार्ज डेंसिटी इनर की क्या होगी? चार्ज -q अपॉन एरिया, एरिया 4πr²। भैया इससे ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकते। मैं तो साफ कहता हूं, उस दिन भी कह के गया था, सारे साल की पढ़ाई एक तरफ, ये 1 महीना एक तरफ। समझ में आ गया? Yes, sir. और आपका भूलोगे भी नहीं, यदि सीरियसली पढ़ोगे तो भूलोगे भी नहीं। और लेकिन पुराना भी रिवाइज करते रहना। ये मेरे लिए क्या किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है कि जो हमारी पुरानी शीट के 200 थे वो सारे करा दिए जाए, लेकिन आप करते रहो, डाउट आए तो पूछते रहो। मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी लेके चल रहा हूं।
जिनमें अटकते हैं। अब बताओ यदि मैं न्यूमेरिकल कराऊं कि एक 3 कूलम है, एक 1 कूलम है, डिस्टेंस 3 मीटर है, फोर्स बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ, ये 3 नहीं -1 है। अगला क्रम बताओ, ये +5 है, और जाते समय कहूं 25 हो गए आज। कोई फायदा थोड़ी है, दिखाना नहीं है हमें कितने हुए, हमें करना है कि भाई कितने हुए। उस दिन कौन कह रहा था कि सर थोड़े से और कर ले, मेरा जब तक मन करता है तब तक तुम कह रहे थे ना उस दिन के बोर्ड भर ले, मेरा दिखावा नहीं होता यार बिल्कुल। जो जब तक मन करेगा जी जान से पढ़ाऊंगा, नहीं मन करेगा मैं भाग जाता हूँ। अभी फिलहाल कर रहा है बहुत मन, आज भेजूंगा नहीं आसानी से। अजी सर रहम करो। अच्छा, अब इन्होंने एक चीज पूछी कि भाई ये अभी खत्म नहीं हुआ, 24th का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट यही क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और जबकि x जो है वो बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। भाई मैं बता देता हूं, ये गॉस थ्योरम लगाऊंगा इस पर। मैं पूरा स्फीयर नहीं बना रहा, ये स्फीयर है x रेडियस का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने गॉस थ्योरम से सीखा था, इंटीग्रल E ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा बताना इस डॉटेड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? डॉटेड स्फीयर के अंदर q प्लस क्यू भी है, माइनस क्यू भी है, क्यू मतलब टोटल मिलाकर के कैपिटल Q प्लस क्यू है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? अच्छा चल सारे देखते हैं। आउटर सरफेस पे कितना है, खुद बोलो, Q plus Q. बोलते रहो। Q plus Q. इस पे कितना है? Q minus Q. Q माइनस क्यू या सिर्फ माइनस क्यू? Minus Q. सही से बोलो। बाहर Q plus Q. इनर पे Minus Q. सेंटर Q माइनस क्यू नहीं है, माइनस क्यू। Minus Q. जहर ला के दे दे मुझे, अब तो सस्ता भी हो गया। ये वाला बताओ, इस पर कितना है? Q plus Q Q. plus Q. यहाँ पर Minus Q. नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी जहर से, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी इंडिया में। और सेंटर पे कितना है? Q। Q. तीनों का सम बताओ खुद सोच Q के, plus Q plus. समझ गए ना? ये प्लस क्यू और माइनस क्यू तो सम जीरो हो गया, बस Q प्लस क्यू बचा। तो तुम्हें मालूम है गॉस थ्योरम में इंटीग्रल E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q लेते हैं चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो अच्छा, इंटीग्रल E ds में E बाहर, इंटीग्रल dx 4 पाई x स्क्वायर। भाई इस वाले का जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q अपॉन x स्क्वायर। यही आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, गॉस थ्योरम। जिस जगह पर फील्ड ना निकल पा रहा हो गॉस थ्योरम लगा दो, चाहे फिर वो लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में भौंक रहे बेटा, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स, थिन प्लेट्स। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरे पर चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये रखी हुई है एक्स जेड प्लेन में, यानी ये x है, ये y है। अब मैं इसे समझाऊंगा, और ये z है, x जेड प्लेन में रखी हुई है। अब इसे देखना, एक मिनट, अब इस फिगर सही से बना लूं फिर समझ में आएगा। ये असल में बोर्ड 2 डायमेंशनल है ना। आप ये इमेजिन करो, ये तो है x, ये है y। फिर से दिस इज X. Z. Z. Y. अब प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो प्लेट की एक साइड तो x, X. एक साइड z, तो x z प्लेन में प्लेट है फर्स्ट, और उसी के नीचे सेकंड। ऊपर वाले पे प्लस सिग्मा, नीचे वाले पर माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा। अब स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर, स्केच एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। If particle of mass m charge minus q remain stationary between the plates, what is the magnitude and direction of field? पहला तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ चार्ज प्लस है और यहाँ माइनस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ। तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आप भूल गए हो तो सिलेबस की शुरुआत के पहले ही वीक में बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे नहीं याद कि आप लोगों को याद है या भूल गए, लेकिन करवाया था, ये पक्का पता है।
इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इनके परपेंडिकुलर यानी XZ प्लेन में होंगे। Yes, sir. ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, कहीं भी बना दो। इलेक्ट्रिक फील्ड Y की तरफ है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस XZ में होंगे सारे। फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल